हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अब तक हम लोग पढ़े थे ग्रंथियों के विषय में कि वास्तव में ग्रंथियाँ होती क्या हैं। तो पिछली वीडियो में बताया गया है ग्रंथ क्या होती है। एक ऐसे ऊतक का समूह होती है जो विशेष प्रकार के स्राव को निकालते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक। और यही स्राव क्या करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे अगर मैं एंजाइम की बात कर लूँ तो एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये नलिका युक्त ग्रंथ से स्रावित होता है या बहिस्रावी ग्रंथ से स्रावित होता है ना, और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। और अगर मैं हार्मोन की बात कर लूँ तो ये नलिका विहीन ग्रंथ से स्रावित होता है और क्या करता है, ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वित करने में मदद करता है, ठीक। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को एक और नाम से जाना जाता है, अन्य नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका अन्य नाम है नलिका विहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का एक अन्य नाम है नलिका विहीन ग्रंथि, यानी कि एक ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका ही ना हो। इसका स्राव डायरेक्ट ही कहाँ पर मिलता है, जाकर रक्त में मिलता है, ठीक। दूसरी चीज कि अंतःस्रावी ग्रंथ से क्या स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथ से स्रावित होता है हार्मोन। इससे क्या स्राव निकलता है, यहाँ पर लिखता हूँ। स्राव क्या निकलता है, वो होता है हार्मोन, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथ से क्या स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथ से हार्मोन स्रावित होते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो एक एक करके हम लोग सभी ग्रंथियों को पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। देखिए, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करती है, क्रियान्वित करने का कार्य करती है। अर्थात अन्य सभी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं सबको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है, पीयूष ग्रंथि। इस वजह से इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, लेकिन इसे नियंत्रित कौन करता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है। तो पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर मैं पॉइंट बनाकर लिख रहा हूँ। पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ये बात याद रखना। कई बार परीक्षाओं में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है या मास्टर ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक। अच्छा, पीयूष ग्रंथि की जो संरचना होती है, जो उसका आकार होता है,
अगर हम इसके आकार के विषय में चर्चा करें, इसका आकार मटर के बीज की तरह होता है। मटर के बीज की तरह। कई किताबों में देखिए, किसी किताब में मटर के बीज की तरह मिलेगा तो किसी किताब में ऐसा भी मिल सकता है सेम के बीज की तरह, है ना। तो लगभग ये गोल ही होता है। इधर मैं बना देता हूँ। कुछ इस आकार की होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, है ना। पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इसको मिटाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे तो फिर थोड़ा कुछ और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हो गया। और पीयूष ग्रंथि को जोड़ता है हाइपोथैलेमस। हाँ, तो देखिए कुछ इस प्रकार से होती है पीयूष ग्रंथि। ये जो संरचना देख रहे हैं ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक। यहाँ पर नीचे जब देखेंगे तो इसमें 3 भाग, पीयूष ग्रंथि जो है ये 3 भागों में विभाजित दिख रही है। ये वाला जो भाग है, ये भाग है अग्रपाली। ये वाला भाग है मध्यपाली। और ये वाला भाग है पश्चपाली। पश्चपाली, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्रपाली, एक है मध्यपाली और एक है पश्चपाली, ठीक। इन तीनों भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए जो अग्रपाली है, सबसे पहले किसको देखेंगे? अग्रपाली। अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनका कार्य क्या है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक। तो अग्रपाली में पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहला नंबर है
पहला हार्मोन कौन सा है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। जो अग्रपाली है, अग्रपाली से पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सा हार्मोन स्रावित होता है। एक हार्मोन है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो बालक का जब जन्म होता है, तो जन्म के समय देखिए वो बहुत छोटा सा रहता है, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो बालक की वृद्धि हो रही है, देखिए कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 4 फुट के ही रह जाते हैं, कुछ बालक 5 फुट 6 फुट इस प्रकार से 6.5 फुट इस प्रकार से वृद्धि होती है। तो जिनमें ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। जिनमें ये हार्मोन कम स्रावित होता है, उनकी लंबाई कम होती है ना। और दूसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि जो हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन, ये किसको प्रेरित करता होगा? ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है ना। जो थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है, ये किसको प्रेरित करता है? ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। जब मैं बताया था कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को भी प्रेरित करता है या उन्हें नियंत्रित करता है। ठीक, तो यहाँ से एक थायराइड प्रेरक हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, अर्थात उसे कार्य करने के लिए आदेश देता है। ठीक, और अगला है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये कौन सा? तीसरे नंबर का हार्मोन है, जो कहाँ स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म ACTH कई बार परीक्षाओं में ऐसा भी दे देता है कि ACTH ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ACTH हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो इसका नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो एक ग्रंथि होती है एड्रीनल ग्रंथि, है ना, एक ग्रंथि होती है। अभी आगे पढ़ोगे एड्रीनल या जिसे हिंदी में अधिवृक्क के नाम से भी जाना जाता है। तो एड्रीनल ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होना है उसका नियंत्रण कौन करता है? ये एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है? एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है कि कब हार्मोन का स्रावित होना है, कब नहीं होना है। ठीक, या कितनी मात्रा में स्रावित होना है, इस चीज़ को नियंत्रित करता कौन है? एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक, अगला नंबर आपका आता है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन।
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। देखिए, ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH और एक होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन को पुटिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटिका प्रेरक हार्मोन और LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि FSH जो हार्मोन होता है ये करता क्या है। तो देखिए, जो मादा का गर्भाशय होता है, गर्भाशय में जो अंड कोशिका का निर्माण होता है, इस निर्माण को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? FSH। ठीक। हाँ, तो जो FSH है ये क्या करता है? मादा में पुटिका निर्माण को प्रेरित करता है। पुटिका निर्माण को प्रेरित करता है और नर में क्या करता है? नर में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है या शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। मादा में क्या करता है? पुटिका निर्माण को प्रेरित करता है और नर में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। कौन करता है? FSH यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन। ये मादा में पुटिका निर्माण के अलावा भी एक काम करता है, फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्राव करता है ना। एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है जिसके स्राव में भी ये अहम भूमिका निभाता है। कौन? FSH। ठीक। हम लोग देख लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये क्या करता है? कार्पस ल्यूट्रियम के विकास को प्रेरित करता है। मादा में कार्पस ल्यूट्रियम के विकास को प्रेरित करता है। देखिए, जो LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये मादा में क्या करता है? कार्पस ल्यूट्रियम के विकास को प्रेरित करता है। जो क्या करता है? एक प्रकार का हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये कार्पस ल्यूट्रियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का क्या करता है? स्राव करता है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें अभी नीचे जगह तो बची नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नर में क्या करता है ये चीज देखेंगे। हाँ,
तो इसको मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, नर में। नर में देखिए, नर में जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए लीडिंग कोशिकाओं की आवश्यकता होती है ना। किसकी? लीडिंग कोशिकाओं की। तो लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जिसके स्राव को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या करता है? लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता दूं, सारी चीजें समझ लो अच्छे से। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसमें पहली ग्रंथि हमने लिया कौन सी? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि की संरचना यहाँ पर बनाई गई है। ये देखिए, जो गोल सी संरचना दिख रही है, ये पीयूष ग्रंथि ही है। पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक होती है अग्रपाली, एक है मध्यपाली और एक है पश्चपाली, है ना। तो जो अग्रपाली होती है, अग्रपाली से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। इन हार्मोन का नाम देखिए, पहला हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। ये मनुष्य में क्या करता है, या मनुष्य में जो वृद्धि होती है, वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, इसके बाद है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथ से जो स्राव निकल रहा है वो कितना निकलेगा, कब निकलेगा, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? थायराइड प्रेरक हार्मोन। ठीक, अगला है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ACTH क्या करता है? एक ग्रंथि होती है एड्रीनल ग्रंथि, है ना। तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, यहाँ से हार्मोन कब निकलना है, कितना निकलना है, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ACTH। ठीक, देखिए यहाँ पर जितने भी हार्मोन हैं ये सब नियंत्रित ही कर रहे हैं किसको? एक दूसरी ग्रंथि को, है ना। दूसरी ग्रंथि से कितना हार्मोन निकलना है, कब निकलना है, इस चीज को नियंत्रित कर रहे हैं। इसी वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक FSH और एक होता है LH। ये जो FSH है इसे हिंदी में पुटिका प्रेरक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? अगर मैं मादा में बात कर लूँ तो मादा में पुटिका निर्माण को प्रेरित करता है। FSH क्या करता है? मादा में पुटिका के निर्माण को प्रेरित करता है। पुटिका का निर्माण का मतलब क्या है कि मादा में जो अंडकोश का गर्भाशय में जिस गर्भाशय होता है और एक होता है गर्भाशय के अलावा अंडाशय, तो मादा के अंडाशय में जो अंडकोशिका का निर्माण होता है, इस निर्माण को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? FSH। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं नर में बात कर लूं कि भाई FSH नर में क्या करता है, तो जो FSH होता है ये नर में क्या करता है? शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? FSH के, है ना। अच्छा, ये हो गया। दूसरा नंबर था LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये मादा में
कार्पस ल्यूट्रियम के विकास को प्रेरित करता है। तो जो मादा का गर्भाशय होता है, गर्भाशय में एक ये जो कार्पस ल्यूट्रियम है, कार्पस ल्यूट्रियम, ये भी एक नई चीज है कि होता क्या है ना। तो समझ लीजिए कि कार्पस ल्यूट्रियम जो है, नीचे यहाँ पे दिखेगा नहीं, कहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर दिख रहा है ना, कार्पस ल्यूट्रियम। ये मादा के गर्भाशय में पाया जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय। ये कार्पस ल्यूट्रियम मादा के गर्भाशय का एक अस्थायी अंग है। गर्भाशय का अस्थायी अंग है। याद रखना कि जो कार्पस ल्यूट्रियम है, ये मादा के गर्भाशय का एक अस्थायी अंग होता है। कार्पस ल्यूट्रियम क्या होता है? मादा के गर्भाशय का अस्थायी अंग होता है, जो करता क्या है? ये प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है ना, कि भाई जो अंडकोश का बनी है उसका विकास कब होगा, वो अंडाशय से रिलीज कब होगी, ये चीज कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कौन करता है? कार्पस ल्यूट्रियम। कार्पस ल्यूट्रियम का विकास कैसे होता है? LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी ये एक प्रकार से मान के चलिए ग्रंथि को ही नियंत्रित कर रहा है। ठीक, दूसरा, अगर मैं नर में बात करूं कि नर में LH हार्मोन क्या करता है, तो नर में क्या करता है? लीडिंग कोशिका, हाँ, लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करता है। नर में शुक्राणु के निर्माण के लिए लीडिंग कोशिका की आवश्यकता होती है, या लीडिंग कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है ना। देखिए, जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक सर्टोली कोशिका, एक लीडिंग कोशिका। ठीक, तो लीडिंग कोशिका जो होती है ये क्या करती है? उसे एक प्रकार से लीड करती, दिशा निर्देश देती है ना। तो लीडिंग कोशिकाओं जो LH होता है, ये लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करता है, कि भाई कहता है लीडिंग कोशिका से कि अब टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करो, जिससे क्या करता है, जिससे क्या होता है? शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं तब तक कि अगला कौन सा हार्मोन है। अगला हार्मोन है ल्यूट्रियोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूट्रियोट्रॉपिक हार्मोन, इसको मिटा दिया जाता है क्योंकि जगह नहीं बची है। चार नंबर तक हुआ था, 5वां नंबर आपका आ गया ल्यूट्रियोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ये जो ल्यूट्रियोट्रॉपिक हार्मोन होता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है मातृत्व हार्मोन। किस नाम से जाना जाता है? मातृत्व हार्मोन। यानी कि मादा में जो माता का गुण विकसित करता है, एक ऐसा हार्मोन। ठीक, ये करता क्या है? देखिए, ये करता क्या है? स्तन ग्रंथियों का मादा में स्तन ग्रंथियों का
स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। ठीक, जो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन होता है, मातृत्व हार्मोन जो होता है, ये मादा में क्या करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। इसका दूसरा कार्य क्या है, जब स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है तो विकास के बाद दुग्ध स्राव में भी मदद करता है ना। दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन होता है, ये मादा में स्तन ग्रंथियों को विकसित करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करके उनसे दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है ना। और जब दुग्ध का स्राव होगा तभी जाके कोई भी मादा हो उसमें मातृत्व का गुण आएगा। ठीक, अर्थात इस हार्मोन को मातृत्व हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो जो अग्रपाली थी, अग्रपाली से जितने भी हार्मोन स्रावित होने वाले थे सभी हार्मोन को बता दिया गया। और अभी बचा है मध्यपाली और पश्चपाली। तो मध्यपाली और पश्चपाली देख लेते हैं, इनसे कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बी है मध्यपाली। मध्यपाली यानी कि ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये कौन सा है, ये मध्यपाली है। ठीक, पीयूष ग्रंथि के मध्यपाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, MSH मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, MSH मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इसे MSH को या मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन को मिलेनोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं ना। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। हाँ, मिलेनोसाइट हार्मोन जो होता है, देखिए जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति कोई कोई देखोगे बहुत काले होते हैं या सांवले होते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं ना। तो हमारी जो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग किस पर डिपेंड करता है, एक मेलानिन नामक वर्णक होता है। क्या होता है, मेलानिन नामक वर्णक। ठीक, ये जो मेलानिन नामक वर्णक है, ये वर्णक जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी या इसका स्राव ज़्यादा होता है, उनका रंग उतना ही गहरा होता है। जितना इनका स्राव होगा रंग उतना ही गहरा होगा। ठीक, मेलानिन नामक वर्णक। तो ये जो MSH है, ये क्या करता है, मेलानोसाइट कोशिकाओं से मेलानोसाइट कोशिका से मेलानिन के स्राव को प्रेरित करता है। MSH क्या करता है, मेलानोसाइट कोशिका से मेलानिन नामक वर्णक के स्राव को
प्रेरित करता है, यानी मेलानोसाइट कोशिका से मेलानिन के स्राव को प्रेरित करता है। अब ये वर्णक जो है, ये जो वर्णक दिख रहा है, ये जिस व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में जितना अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसकी त्वचा का रंग उतना ही ज़्यादा गहरा होगा, अर्थात व्यक्ति सांवला होगा। ठीक, अगर इसकी मात्रा व्यक्ति में कम पाई जाती है तो त्वचा का रंग उतना ही हल्का होगा, अर्थात व्यक्ति क्या होता है, गोरा होता है। ठीक, अगला है, ये देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि मध्यपाल से मेलानोसाइट नामक हार्मोन स्रावित होता है। मध्यपाल से यही एक ही हार्मोन स्रावित होता है, मेलानोसाइट, जो मेलानिन के स्राव को प्रेरित करता है। किससे प्रेरित करता है? मेलानोसाइट कोशिका से प्रेरित करता है। ठीक, अगला अगर हम तीसरा नंबर है पश्चपाली, तीसरा नंबर है पश्चपाली। पश्चपाली से देखिए पीयूष ग्रंथि में पश्चपाल यहाँ पर पाई जा रही है, और पश्चपाल से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पश्चपाल से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एंटीडायोरेटिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन पहला है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है ना। देखिए पश्चपाल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसमें पहला है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन? ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जब गर्भाशय करें, जब गर्भधारण की अवधि पूर्ण हो जाती है ना, तो गर्भाशय में एक विशेष प्रकार का संकुचन होता है शिशु को जन्म देने के लिए। तो शिशु को जन्म देने के लिए जो संकुचन प्रारंभ होता है वो संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही होता है, अर्थात गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होता है, शिशु को जन्म देने में सहायता मिलती है। ठीक, इसे अच्छा एक बात और भी यहीं पर सुन लेना कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे शिशु को जन्म लेने में सहायता होती है, सहायता मिलती है। दूसरी चीज क्या कि शिशु जन्म लेने में सहायता मिल रही है, इस वजह से इसे बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बर्थ हार्मोन क्यों बर्थ हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि गर्भाशय में ये संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे शिशु को जन्म लेने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक, और इसी के साथ साथ ये क्या करता है, दुग्ध स्राव को भी प्रेरित करता है, अर्थात दुग्ध स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें भी प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो यहाँ पर लिखना गर्भाशय में संकुचन, गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने के कारण इसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज क्या है? दुग्ध स्राव को प्रेरित, दुग्ध स्राव को
प्रेरित करने का कार्य भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक, अब इसी में देखिए दूसरा है एंटी डायोरेटिक हार्मोन। दूसरा नंबर है आपका ADH या एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ADH एंटी डायोरेटिक हार्मोन। अच्छा, एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? ये देखिए कार्य करता है वृक्क पर, है ना। तो वृक्क की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक, अच्छा, इस हार्मोन को अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले इस हार्मोन के विषय में थोड़ी सी कुछ बातें जान लो कि जो मूत्ररोधी हार्मोन, इस हार्मोन को मूत्ररोधी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मूत्ररोधी हार्मोन। ठीक, अब देखिए, अब समझिएगा कि जो मूत्ररोधी हार्मोन इसे क्यों कहा जाता है। ये जो हार्मोन होता है इसके प्रभाव से जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन अभी मैं बताया कि जो वृक्क या किडनी होती है, किडनी की सूक्ष्मतम इकाई होती है नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन की संरचना को देखें तो नेफ्रॉन में जो हेनले का लूप होता है ये कुछ इस प्रकार से हेनले का लूप होता है ना। तो एक इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है और एक दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। हेनले के लूप में एक समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है और एक दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। ठीक, तो जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, जब यहाँ से रक्त छन कर जाता है, रक्त में जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये अशुद्धियाँ जब यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए जाती हैं इधर संग्राहक नलिका के पास, तो उसी बीच दूरस्थ कुंडलित नलिका भी मिलती है। ठीक, और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है उन अशुद्धियों में से जल का पुनः अवशोषण करने लगती है ना। जो अशुद्धियाँ छन गई हैं, छनने के बाद ये जा रही हैं संग्राहक नलिका में। थोड़ी संरचना बना दूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये है संग्राहक नलिका। ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, तो यहाँ से जब अशुद्धियाँ छनकर जा रही हैं, यहाँ पर जाएंगी, इसी मार्ग से जाती हैं कहाँ पर? संग्राहक नलिका के पास। यानी कि ये जो नलिका होती है ये उन अशुद्धियों को स्टोर करके रखती है और लेकर जाती कहाँ पर? मूत्राशय में। ठीक, तो यहाँ से जब दूरस्थ कुंडलित नलिका में अशुद्धियाँ पहुँचती हैं उस समय होता क्या है कि ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है जल का पुनः से अवशोषण करने लगती हैं, अर्थात अशुद्धियों में से जल का पुनः से अवशोषण करने लगती हैं। ये किसके कारण करती हैं? ADH के कारण करती हैं, पुनः अवशोषण करने लगती है, जिससे मूत्र की मात्रा हो जाती है कम। देखिए, जो मूत्र बना, जो अशुद्धियाँ बनी वो जाती हैं संग्राहक नलिका में, जाना चाहिए, लेकिन उसमें से भी कुछ का अवशोषण कौन कर लेता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जब ये अवशोषण कर लेती हैं तो उसकी मात्रा हो जाती है कम, अर्थात संग्राहक नलिका में जो
उत्सर्जी पदार्थ अर्थात जो मूत्र पहुंच रहा है इसकी मात्रा हो जाती है कम। ठीक, इस वजह से एडीएच को मूत्ररोधी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अच्छा, ये हार्मोन जो है ये एक काम और करता है कि जो रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाओं लिख देता हूँ। रक्त नलिकाओं को क्या करता है, संकुचित करके जो रक्त दाब है इसको बढ़ाने का कार्य भी करता है। रक्त नलिकाओं को संकुचित करके रक्त दाब बढ़ा देता है। ठीक, एक मूत्ररोधी हार्मोन अभी समझा दिए हैं किस प्रकार से मूत्ररोधी हार्मोन है। दूसरी चीज़ है रक्त नलिकाओं को क्या करता है, ये संकुचित कर देता है। और संकुचित करने के बाद जब रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है रक्त का प्रवाह प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। और जब रक्त का प्रवाह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो रक्तदाब बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक, तो रक्तदाब बढ़ाने का कार्य कौन करती हैं, एडीएच हार्मोन। ठीक, और ये जो एडीएच हार्मोन है ये स्रावित किससे होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से। ठीक, तो जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। इन सभी हार्मोनों को बता दिया गया है और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।